हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। पीएस केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकेंड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। एमओटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया था कि संकरण क्या है और संकरण में sp2 sp sp3 कि जो मिक्सिंग कोफिशिएंट होते हैं उनके तरंग फलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको इस शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। ये नोट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। संकरित कक्षक क्या होते हैं? किसी परमाणु के एक से अधिक परमाणु कक्षकों के संयोग या वियोजन से संकरित परमाणु कक्षक बनते हैं। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण स्थायी बंध बनाते हैं। सर्वप्रथम संकरित कक्षक की अवधारणा कार्बन से प्रारंभ की गई थी। कार्बन सबसे पहले संकरण के बारे में जो चर्चा की गई थी वो कार्बन से स्टार्ट हुई थी। जैसे एग्जाम्पल लिया CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु समान प्रकृति के होते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को उनके तरंग फलन साई के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि चारों संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के परमाणु कक्षकों के तरंग फलन क्रमशः psi2s, psi2py, psi2pyx, psi2pz हो तो उनके रेखीय संयोग से बने हुए चारों परमाणु कक्षक जो चतुष्फलक में वितरित होते हैं उनका तरंग फलन psi होगा। psi के लिए तरंग फलन में हम देखते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनके लिए जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मान होता है A, B, C और D, और ये ith इनका लेवल होता है 1 2 3 4 हो सकता है। तो जैसे psi इक्वल टू A ith psi s प्लस B ith psi px प्लस C ith psi py प्लस D ith psi pz हो सकते हैं। परमाणु कक्षकों के लिए तरंग फलनों को इस प्रकार का संयोग संकरण कहलाता है। जब ये तरंग फलन आपस में संयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कक्षकों का संकरण कहलाता है। अब संकरित कक्षकों में प्रयुक्त जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं के गुणांकों की परिकल्पना करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है वो ध्यान में रखनी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कोफिशिएंट को निकालने के लिए 3 कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन है कि जो संकरित तरंग फलन है वो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, पर सामान्यीकृत होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ये तरंग फलन लंबकोणीय या ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि तरंग फलन परस्पर एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए? तुल्य होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस कंडीशन में हमें sp या sp2 या sp3 के मिक्सिंग कोफिशिएंट है, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रयुक्त AO के गुणांकों की परिकल्पना करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरंग फलन होते हैं। sp में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, s और p। s और p साई के लिए तरंग फलन psi1 और psi2 होते हैं। तो psi1 के लिए जो हम मिक्सिंग कोफिशिएंट का वेव इक्वेशन लिखेंगे वो होगा A1 psi s प्लस B1 psi px, और psi2 के लिए होगा A2 psi s प्लस B2 psi px। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होती है उसमें A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही हम A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर जो है उसका इक्वल क्या होगा? 1 होगा। सेकेंड कंडीशन है ऑर्थोगोनल कंडीशन, जिसमें 2 कोफिशिएंट का गुणांक जो होता है उसका और दूसरे कोफिशिएंट में भी 2 गुणांक का जो योग है वो 0 के इक्वल होता है। जैसे A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू क्या होता है? 0। अब s ऑर्बिटल जो है वो गोलाकार होता है, स्पेरिकल होता है, अतः दोनों संकरित कक्षक psi1 तथा psi2 परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे? तुल्य होंगे। तो कंडीशन थर्ड जो होती है उसके अनुसार क्या कह सकते हैं हम कि दोनों कक्षकों का psi1 तथा psi2 में s कक्षक का योगदान क्या होगा? सेम होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन ली है
फर्स्ट कंडीशन अपनी है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर तो a1 दोनों के लिए साई 1 साई 2 एस कक्षा के लिए सेम है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि a1 का स्क्वायर इक्वल टू a2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाफ। तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है √2। इसी प्रकार समीकरण 3 जो है उसमें b1 जो है b1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हाफ। तो b1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा √2। समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 6 आ गया। समीकरण 6 और 7 से a1 और b1 की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, जब 1 में ये वैल्यू पुट की जाएगी तो समीकरण 1 हमारे पास है साई 1 इक्वल टू a1 साई s प्लस b1 साई px। a1 की जगह हमें रखना है 1 अपॉन √2 और b1 की जगह रखना है 1 अपॉन √2। प्लस के अंदर दोनों वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन √2 दोनों में कॉमन है तो साई 1 इक्वल टू 1 अपॉन √2 और हम एस px लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 8 हो गई। उसके बाद इसी प्रकार समीकरण 5 में a1 a2 b1 की वैल्यू पुट करने पर समीकरण नंबर 5 जो थी आपकी पीछे, समीकरण नंबर 5 पे आपकी ये है जिसमें हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा रखी है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। इसमें हमने a1 a2 और b1 की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो देखो a1 a2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, तो ये 1 हाफ हो गया, प्लस b1 की वैल्यू 1 अपॉन √2 b2 इक्वल टू क्या हो गया 0। हाफ प्लस 1 अपॉन √2 b2 इक्वल टू 0, तो b2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन √2 आएगी। इक्वेशन नंबर 9 हो गई। अब हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, a2 की आ गई, b1 की आ गई और b2 की आ गई। सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर किस में, साइड 2 वाले में ले जाके पुट कर दें। तो साइड 2 वाली जो इक्वेशन होती है वो क्या थी, a2 साई s प्लस b2 साई px थी, जिसकी जगह पे a2 की जगह हमने क्या रखा 1 अपॉन √2 साई s माइनस b2 की जगह क्या रखोगे, जो 9 इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आई है माइनस 1 अपॉन √2 साई px इक्वल टू 1 अपॉन √2 साई s माइनस px। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो माइनस अंदर रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो कॉफिशिएंट है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए उनके तरंग फलन की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें 3 तरंग फलन होंगे क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है, एक px होता है, एक py होता है। जब सबसे पहले हम साई 1 की तरंग फलन की बात करें तो साई 1 में a1 साई s b1 साई px और c1 साई pz। सेकंड है इसमें a2 कोफिशिएंट यूज किया जाएगा सेम वैसे ही, और साई 3 जो है उसमें a3 वाला कोफिशिएंट है वो यूज करेंगे। समीकरण नंबर ही दे देंगे इनको 1 2 3। तीनों संक्रित कक्षक एक दूसरे के बिल्कुल तुल्य हैं। तीनों संक्रित कक्षक एक दूसरे के तुल्य है। क्यों तुल्य है, क्योंकि एस कक्षक की आकृति गोलाकार स्फेरिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है, अतः तीनों कक्षकों में समान रूप से वितरित होगा। इसलिए हमारी जो a1 a2 और a3 की वैल्यू है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 तो हमें a1 a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन √3 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे इसको। तीनों संक्रित कक्षकों में माना साई 1 अगर x अक्ष पर स्थित है, साई 1 है x अक्ष पे है तो साई y तो पी वाई का योगदान 0 होगा, अतः साई 1 के लिए c1 का मान कैसा होगा 0। ये कह रहा है कि अगर तीनों संक्रित कक्षक को हमने x अक्ष पे ही मान लिया कि तीनों संक्रित कक्षक का प्रेजेंट है, x अक्ष पे प्रेजेंट है, तो y का कंट्रीब्यूशन 0, तो साई 1 की वैल्यू के लिए c1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मलाइज कंडीशन लगाएंगे। नॉर्मलाइज कंडीशन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, और c1 हमें पता है कि 0 होता है तो c1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। समीकरण 4th और 5th में, समीकरण 4th और 5th से देखो 1 अपॉन a1 की जगह क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, a1 की जगह हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है 1 अपॉन 3
a1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू निकालने इक्वल टू 1। अतः b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, b1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा। एलसीएम लेने के बाद जब इसका सोल्व करते हैं तो b1 स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आएगी और b1 की ही वैल्यू निकालनी है तो रूट ले लेंगे इसका तो 2/3 हो जाएगी। तो b1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। अतः a1 व b1 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर a1 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ चुकी थी। अब हमने b1 की वैल्यू निकाल ली, c1 0 होता है क्योंकि वाई एक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो b1 की वैल्यू हमारे पास √2/3px हो गया। तो समीकरण जो वेव फंक्शन साई1 है sp2 के लिए, उसके लिए कोफिशिएंट का मान आ गया, a1 के लिए आ गया 1/√3 और b1 के लिए आ गया √2/3। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे a1 व साई2 की लंब कोणीयता से ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाएंगे तो a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 और c1 इक्वल टू 0 ऐड करेंगे तीनों को। a1 a2 की वैल्यू अपने पास है, b1 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू अपने पास है। तो देखो a1 a2 की वैल्यू तो 1/√3 b1 की वैल्यू अभी अपन ने जस्ट निकाली थी, b1 इक्वल टू √2/3 रख देंगे। b2 निकालना है और c1 की वैल्यू 0 होती है, तो c1 को जब c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल c वाली डिजिट क्या हो जाएगी 0। अब हमें b2 की वैल्यू निकालनी है, तो b2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b2 इक्वल टू क्या करेंगे 1/3 प्लस √2/3। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो माइनस का √6 आता है। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। साई2 के नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, साई2 पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। देखिए a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, साई2 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई2 जो तरंग फलन उस पर लगाएंगे, c2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब इक्वेशन 4th 8 से a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस c3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। जब इसको वैल्यू को हम रखते के सोल्व करते हैं तो देखो c2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस c3 की जगह आपको c2 करना है, c2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से c2 की वैल्यू लेनी है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। c2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस हाफ। जब इसको सोल्व करते हैं तो c2 की वैल्यू जो आती है 1/√2। इक्वेशन नंबर 10 आ गई। समीकरण नंबर 2 में अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, a2 की वैल्यू आ गई, b2 की वैल्यू आ गई, c2 का मान रख दिया हमने, सबका मान रखा तो हमें कोफिशिएंट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो साई2 इक्वल टू 1/√3 साई एस माइनस 1/6 साई पी एक्स प्लस 1/√2 साई पी वाई। इक्वेशन नंबर 11 से हमें साई2 कोफिशिएंट की वैल्यू है वो मिल गई। उसके बाद साई1 और साई3 पर ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने पर, साई1 और साई3 पे ऑर्थोगोनल लगाएंगे तो साई1 के जो कोफिशिएंट है उनको साई3 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। तो a1 a3 प्लस b1 b3 c1 c3 इक्वल टू क्या होता है 0। तो c1 इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण 4th and 6 से a1 a3 का मान b1 में रखने पर, समीकरण 4th और 6 से a1 a3 का मान है वह b1 का मान है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a1 a3 का मान जब हम पुट करेंगे तो a1 a3 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/3 प्लस b1 की वैल्यू हमें पता है √2/3 थी, ये पीछे निकाली थी हमने। b3 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको निकालने के लिए हम सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को हम b3 √2/3 को इधर ले आएंगे इक्वल टू माइनस का 1/3, इसको इधर ले जाएंगे। हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास √3 और √2। √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा √6। तो b3 इक्वल टू माइनस का 1/√6 इसका आंसर हो जाएगा। तो b3 के लिए जो कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -1/√6। इसी तरह से साई2 व साई3 पर ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाएंगे तो साई2 और साई3 पर ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाएंगे तो देखो
साई 2 के लिए कोफिशिएंट हमारे पास A2 B2 और C2 है, और साई 3 के लिए कोफिशिएंट है A3 B3 और C3। इनको जब हम करेंगे वैल्यू पुट करके इनको सोल्व करेंगे तो देखो A1 A2 वैल्यू पुट कर दो, B1 B2 वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद C2 की वैल्यू पुट कर दो, C3 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, C3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो A1 A2 की A2 और A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3, B2 B3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/6 प्लस C2 की वैल्यू 1/√2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 4 6 8 10 और 13 समीकरण से आई है हमारे पास। उसके बाद C3 इक्वल टू 0। अब हमें इसमें C3 की वैल्यू निकालनी है, तो C3 को हम इधर इक्वल टू के इधर ले लेते हैं, बाकी वैल्यू को हम इधर ले जाएं। तो देखो जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे हमारे पास C3 की वैल्यू जो आती है वो आती है माइनस का 1/√2। अतः समीकरण 3 से जो वेव इक्वेशन है हमारी समीकरण नंबर, उसमें देखो साई 3 में हमारे पास वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, B3 की वैल्यू आ गई और C3 की वैल्यू आ गई। आप इन सभी वैल्यू को जो साइन के साथ आई उनको रख दीजिए, जिससे आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के तीनों वेव फंक्शन के कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन देखते हैं AO फॉर द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए AO की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है और 3 p होते हैं। ऐसे टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी 4 वेव फंक्शन होते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे बाकी हमने जैसे sp में 2 लिए वेव फंक्शन, sp3 में 3 लिए, तो sp2 में 2 लिए, sp3 के अंदर हम 4 लेंगे। तो sp3 में जैसे 4 लिए तो 4 वेव फंक्शन को हमने राइट डाउन कर लिया, साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। इनके लिए कोफिशिएंट हमने A B C और D ले लिए क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में चारों जो होते हैं कोफिशिएंट उनका स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन में दो कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लाई और एडिशन होता है तो उनकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब ये जो ith और k लिए हैं 1 2 3 4 हो सकते हैं, बट ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। एस जो होता है स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है, समान समिति वाला होता है, तो चारों कक्षकों में समान रूप से बटा हुआ होता है, कंट्रीब्यूशन सेम होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो A1 A2 A3 A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब समीकरण 5 जो है उसमें देखो समीकरण 5 आपकी है, ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वाली। इसमें A1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, हम A1 स्क्वायर की वैल्यू है वो रख सकते हैं इसमें। तो देखो A1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने 1/4 रखी। 1/4 जो रखने पर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और D1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर D1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3/4 आती है। इसको इक्वेशन नंबर आप 8 दे दीजिए। उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाई। इक्वेशन जो आपकी थी ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन के जस्ट बाद में, उसमें भी हमने A1 और A2 के ऊपर हमने वैल्यू पुट करी, तो A1 A2 में हाफ हाफ रख दिया। बाकी जो था जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो B1 Bith और BK, ऐसे ही Cith और CK, Dith और D के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये हाफ हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 हो गई। माना पहले संकरित कक्षक C1 के लिए x अक्ष लेते हैं तो C1 और D1 क्या हो जाएगा, G1। अगर x अक्ष पे ही हमने ले रहे हैं, फर्स्ट जो वेव फंक्शन x अक्ष पे ले रहे हैं, तो C और D क्या हो जाएंगे, 0। इस कंडीशन में C1 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। देन क्या होगा, B1 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 और B1 की वैल्यू निकालनी है तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। इक्वेशन नंबर 10। अतः समीकरण 1 में A1 B1 का मान रख देंगे, C1 D1 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में हम A1 का मान रखेंगे तो A1 हमारे को पता है कि हाफ आ गया है, B1 जो है √3/2 आ चुका है, C1 और D1 0 है क्योंकि हमने उसका कंट्रीब्यूशन नहीं देखा। इस तरह से वेव फंक्शन साई1 के लिए हाफ कोफिशिएंट का मान हाफ साई s प्लस √3/2 साई px होगा।
साई 1 के सापेक्ष ही हम साई 2, साई 3, साई 4 की दिशाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे साई 1 का किया वैसे साई 2, साई 3, साई 4 का करते हैं। माना कि साई 1 व साई 2 कक्षक एक्स जेड प्लेन बनाते हैं। अगर एक्स जेड प्लेन बनाते हैं तो साई 2 कोफिशिएंट का डिटर्मिनेशन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पी वाई जब 0 होगा, जब हम एक्स जेड ले रहे हैं, बिकॉज की एक्स जेड प्लेन प्रेजेंट है तो वाई का कंट्रीब्यूशन 0, तो वाई का कंट्रीब्यूशन उस समय 0 होगा, तो उस समय सी 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अतः साई 1 और साई 3, साई 1 और साई 4 के मध्य ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे, साई 1 और साई 3 और साई 1 और साई 4 के बीच में। तब ये कंडीशन लगाते हैं तो देखो B2, B3, B4 सेम होंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का A1 A2 अपॉन क्या हो जाएगा, B1। क्योंकि B2, B3, B4 सारे इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब A1 A2 का मान रख दीजिए, A1 का मान हाफ है और B1 का मान √3/2 है। जब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 1/2 √3 आता है। इक्वेशन नंबर हमने इसको 12 दे दिया। उसके बाद देखिए C2 और B2 के मान समीकरण 8 में रखने पर, C2 और B2 के मान समीकरण 8 में रखो। अब समीकरण 8 जो है उसमें हमने B2 का मान रख दिया। B2 का मान रखना, हमारे समीकरण नंबर 8 ये है, B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4। अब B2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, C2 की वैल्यू 0 है, तो D2 का मान हम निकाल सकते हैं। तो B2 का मान हमने रख दिया, C2 का मान 0 रख दिया, D2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास D2 की वैल्यू आएगी √2/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 13 दे दिया। समीकरण 2 में A2, B2, C2, D2 की वैल्यू पुट करने पर, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोफिशिएंट का मान आ जाएगा। A2 की वैल्यू हाफ हो गई, B2 की वैल्यू -1/2 √3 हो गई, और C2 की वैल्यू 0 है, तो D2 की वैल्यू हमारे पास √2/3 हो गई। तीसरे कक्षा के गुणांकों की परिकल्पना करने के लिए साई 2 और साई 3 तथा साई 2 और साई 4 के मध्य ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगाएंगे। वही सेम कंडीशन लगाएंगे इसमें हम भी। तो A1 और A2, B2 और B3, A1 A2 B1 और B2, ये D3 और D4 इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, A1 A3 प्लस B2 और B3 अपॉन क्या हो जाएगा, D2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो A1 A2 का मान, A1 और A3 की वैल्यू रखेंगे हाफ हाफ, प्लस B2 B3 का मान रखेंगे, B2 और B3 का मान इक्वल है क्योंकि ये सेम है, तो -1/√3 इंटू -1/√3 अपॉन D2 का मान हमारे पास आ चुका है इक्वेशन नंबर 13 से, √2/3। जब इसको सोल्व करते हैं ऊपर हो जाएगा हमारे पास, माइनस आगे चल रहा है, 1/4 प्लस 1/12 अपॉन में √2/3। ऊपर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4/12 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। नीचे हमारे पास बचेगा √2/3। जब इसको सोल्व करेंगे 1/3 को हम नीचे ले जाएं और इसको हम 1/3 को हम √3 लिखते हैं, तो ये हमारा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 1/√6। इसके बाद D3 D4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है, माइनस का 1/√6, इक्वेशन नंबर 14। तो अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 5 के अंदर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो A3 की वैल्यू, B3 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और D3 की वैल्यू इक्वल टू 1। C3 हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास A3, B3 और D3 की वैल्यू आ चुकी है, तो C3 इक्वल टू हम वैल्यू जब इसको रखेंगे तो हमारे पास C3 की वैल्यू आएगी 1/√2। समीकरण नंबर 3 में A3, B3, C3 और D3 के मान पुट कर दो, हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। साई 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 साई एक्स माइनस 1/2 √3 साई पी एक्स प्लस 1/2 साई पी वाई माइनस 1/6 साई पी जेड। इसी प्रकार साई 1, साई 4, साई 2, साई 4 के ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने पर
B4 के मान और D4 के मान भी हमारे पास आ जाएंगे। इनकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो C4 की वैल्यू भी आ जाएगी, सेम जैसे ही C3 की वैल्यू निकाली है वैसे ही। और इस C4 की वैल्यू को भी हम समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे तो psi4 की जो वैल्यू है हमारे पास कोफिशिएंट की वो आ जाएगी 1/2 psi s माइनस 1/2 psi3 px प्लस 1/√2 psi py माइनस 1/√6 psi pz। तो इसमें सबसे जो मेन है वो आपको ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और कब हमें ये जो तरंग फलन है वो एक दूसरे के तुल्य है वो आपको देखना है। इस तरह से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए और आप इसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण